नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने सेनापति जो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं उनके कवित्व को पढ़ना प्रारंभ कर लिया था। उनके 2 कवित्व हमने पढ़ लिए थे, जिसमें ऋतुओं के राजा वसंत के आगमन पर तथा वर्षा और गर्मी ऋतु का हमने अध्ययन कर लिया था। आज अपन आगे उनके 2 कवित्व के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने इन 2 कविताओं में कौन सी ऋतु की चर्चा करी है। पढ़ते हैं अपन सेनापति के 2 कवित्व। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ सेनापति के 3रा और 4था कवित्व अपन पढ़ेंगे जो ऋतु वर्णन के अंतर्गत हैं, और यहाँ वहीं वर्षा ऋतु, श्रावण मास के आगमन और शीत ऋतु के आगमन पर जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसकी अपन व्याख्या करेंगे। तो पहला जो यहाँ पर 3रा कवित्व है, इसका प्रसंग इस प्रकार से है कि कवि सेनापति क्या कह रहा है। दामिनी दमक सूर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोर ते, कोकिला कला पिकल कुंजत है, जीतती शिखर के शिखर ते, शीतल समीर की झकोर ते, सेनापति आवन गयो है मन भावन, सुलाग्यो दरवा तरसावन विरह जुर जोर ते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है सर बर सावन सलील चहु और ते। यानी मन भावनी वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन कर अपने प्रियतम, किसके? अपने प्रियतम के आने की सूचना उसे प्राप्त हो जाती है। यानी वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और वर्षा ऋतु में मेरे प्रियतम श्री कृष्ण आने को कह गए थे, अर्थात अब उनका क्या है, आगमन होने वाला है। मन मेरा प्रफुल्लित है, मेरा हृदय जो विरह से युक्त था आज उनको मिलने के लिए लालायित है। ये बात कवि सेनापति एक सखी के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। दामिनी चमक सूर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक घती और झमक अति घोर घन घोरते। आप पहले इनके कठिन शब्दार्थ लिख लीजिएगा। दामिनी, दामिनी का मतलब होता है बिजली, बिजली, दमक चमकना, चमकना। सुरचाप का मतलब होता है इंद्रधनुष की चमक, मतलब चमक। श्याम यानी काले या काली, घटा का मतलब होता है बादल, झमक यानी बादलों की झमझम, झमझम, बादल झमझम बरसते हैं। अति घोर, अत्यधिक घोर यानी भयंकर, घन घोर गर्जना ते, कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर, कल कुंजत है, कल कुंजत है मतलब मद युक्त, कुंजत मतलब गाते हैं, जित तित यहाँ वहाँ, शिखरते यानी जल की बूंदें, जल की बूंदें, ते शीतल यानी शीतलता, समीर, समीर का मतलब होता है हवा, समीर यानी हवा वायु, झोंकोर यानी झोंका, ते मतलब ते, सेनापति आवन यानी आने की, कहियो कहा था, मन भावन सु, मन भावन यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण, या मेरे प्रियतम, ठीक है। लाग्यो, लाग्यो यानी लग चुका है,
तर सावन यानी व्याकुल होने लग गया। विरह जूर, जूर मतलब होता है ज्वर, यानी विरह रूपी ज्वर यानी बुखार, रूपक अलंकार। जोरते, जोर मतलब अत्यधिक से। आयो सखी, हे सखी अब आ चुका है। सावन, सावन मदन यानी कामदेव, मदन यानी कामदेव। सर सावन यानी उत्पन्न करने वाला। लगियो है बर सावन सलील, सलील का मतलब होता है जल, चहु और यानी चारों और। तो अपने यहाँ पर क्या पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों कि कवि सेनापति मन भावनी वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन कर अपने प्रियतम के आने की सूचना उसे मिल जाती है और उसका वह हर्षोल्लास से क्या करता है भाई, स्वागत करता है। तो प्रस्तुत कवित्त में कवि सेनापति एक सखी के माध्यम से, एक विरणी के माध्यम से वर्षा ऋतु के मनभावन रूप का चित्रण करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? दामिनी दमक सूर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं चौपाई या कवित्त उच्चारण करता हूँ, आप कोशिश करें उनको इस लयबद्ध याद करने की। आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं, याद होना चाहिए। हो सके तो आप जरूर मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज में इसका याद किया हुआ कवित्त की लयबद्ध मुझे जरूर सुनाएं। क्या? दामिनी चमक सूर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते। कोकिला कला पिकल कुंजते हैं जित तित, सिकरते शीतल समीर की झक झोरते। सेनापति आवन कयो कि मन भावन, सुलाग्यो सर तर सावन विरह जुर जोरते। आयो सखी सावन मदन सुर सावन है, लाग्यो है बर सावन सलील चहु और थे। इस प्रकार लयबद्ध आप इसका गान करें। चलिए व्याख्या करते हैं। तो कवि सेनापति एक विरहणी के माध्यम से वर्षा ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं कि दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक, श्याम हे सखी, जब वर्षा ऋतु का आगमन इस प्रकृति में होता है तब चारों ओर काली काली घनघोर घटाएं छा जाती है और काली काली घोर घटाओं के बीच बिजलियां चमकने लगती है और बिजलियों के चमकने पर वहां इंद्रधनुष 7 रंगों के समान छा जाता है और उस इंद्रधनुष के छाए हुए को देखकर मन अत्यधिक हर्षोल्लित, प्रफुल्लित, आनंदित हो जाता है। घटा की झमक अति घोर घन घोरते। यही नहीं, उन इंद्रधनुष से भरे आकाश में चारों तरफ भयंकर गर्जना करते हुए वो बादल, भयंकर गर्जना करते हुए बादल झमाझम बारिश प्रारंभ करते हैं, झमाझम बारिश होने लगती है। तो 2 पंक्ति का समझ में आए? बस विरहिणी कहती है कि हे सखी, वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में ये अनुपम बदलाव देखने को मिला कि आकाश पूरा काले घने बादलों से ओतप्रोत हो जाता है, पूरा सना जाता है और उन काले घने बादलों के मध्य बिजलियां चमकने लगती है। बिजलियों के चमकने से चारों तरफ आकाश में इंद्रधनुष ही इंद्रधनुष फैलते हुए दिखलाई देते हैं और उस दृश्य को देखकर मन बड़ा आनंदित और प्रफुल्लित होता है। उन्हीं बादलों के भयंकर गर्जना के साथ साथ बादल झमाझम बारिश करने लगते हैं। कोकिला कला पिकल कुजत हैं जित तित, सिकरते शीतल समीर के झकोरते। और उन भयंकर बादलों के झमाझम बरसने से जल की बूंदें धरती पर गिरने लगती है और जब जल की बूंदों से सनी हवाएं झोंके से मन को आह्लादित और प्रियतम की याद दिलाती है, उस समय इस प्रकृति में कोयल और मोर मंद मंद गति से कुहकते हुए, गीत गाते हुए यहां वहां सुनाई पड़ते हैं, सुनाई देते हैं। आया समझ में? आगे हाँ। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लागे तर सावन विरह जुर जोरते। हे सखी, श्रावण मास आ चुका। श्रावण मास में बादलों की भयंकर गर्जना के साथ
मन भावन बारिश होने लगी और बारिश होते ही उसे अपने प्रियतम की याद आती है और सेनापति कहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि मेरे प्रियतम, मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण अब आने वाले हैं और मुझे दर्शन देने वाले हैं। अर्थात वह वीरानी कहती है कि अब मेरे प्रियतम आने वाले हैं और मेरा और उनका अब मिलन होने वाला है। हे सखी, मेरा यह शरीर विरह रूपी ज्वर में तप रहा था, व्याकुल था। आज वही विरह रूपी ज्वर से तपने वाला मेरा हृदय व्याकुल होकर अपने पति से, अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, लालायित हो रहा है, तत्पर हो रहा है। वापस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु के इस प्रकार मन भावन रूप के कारण मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के आने की सूचना मिल रही है। अब प्रभु मुझे दर्शन देंगे। अर्थात वह विरहिणी कहती है कि इस सावन ऋतु में मेरे स्वामी कह के गए थे कि मैं अवश्य आऊंगा, अब मेरा और उसका मिलन होने वाला है। और इस विरह रूपी ज्वर में जो तप रही थी, पीड़ित हो रही थी, आज मेरा वही व्याकुल हृदय मेरे प्रियतम से मिलन करने के लिए अत्यधिक व्याकुल और लालायित हो रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है बर सावन सलिल चहु और ते। हे सखी, इस सावन मास के साथ साथ कामदेव जो मन में प्रेम के भाव जगाता है, वह कामदेव की ऋतु भी आ चुकी है, जो मन में प्रेम भाव उत्पन्न करने वाला है। और इस चारों तरफ प्रकृति में लग्यो है बर सावन सलिल चहु और ते। वह कामदेव अपनी प्रेम की बारिश इस धरती पर सावन के रूप में चारों ओर बारिश कर रहा है, यानी प्रेम की वर्षा कर रहा है। आया समझ? इजी था। चलिए अगला पढ़ते हैं। सीत को प्रबल सेनापति को बिचड़ियो दल, निबल अनल गयो सुर सिर आई के। बहुत बढ़िया बात कही। इसका भी प्रसंग अपन लिख ही लेते हैं पहले। यहां इस प्रसंग में कवि सेनापति प्रकृति का सजीव चित्रण कर शरद ऋतु का मनोहारी वर्णन करते हैं। शरद ऋतु के आगमन पर मानवीय जीवन में हुए बदलाव का भी चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। यानी अपने इस अध्याय में कवि अपने जीवन पर्यंत जो कालजयी चित्रण किया है कि शीत ऋतु कितनी आक्रामकता पर है, शीत ऋतु कितनी आक्रामकता पर है, बड़ी प्रबल रूप में शीत ऋतु आई है। और प्रबल शीत ऋतु में आने पर शीत ऋतु की शीतल यानी ठंडी हवा बाणों के समान लगती है। किसके समान लगती है प्यारे बच्चों? बाणों के समान लगती है। कैसी लगती है? पढ़ते हैं। शीत को प्रबल सेनापति को पिचड़ियो दल, निबल अनल गयो सूर्य सिहराई के। शीत को प्रबल, शीत का मतलब होता है शरद, यानी शरद ऋतु की प्रबल, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, यानी चारों तरफ उसकी मजबूती और उसकी सेना। ठीक है। कोपी, कोप का मतलब होता है क्रोध, बहुत क्रोध चढ़ा हुआ है भाई। चढ़ियो मतलब चढ़ा, दल यानी सेना। आगे निबल का मतलब होता है निर्बल, अनल का मतलब होता है
अग्नि, आज अग्नि का तेज निर्बल हो चुका है, बिना बल के हो चुका है, अशक्त हो चुका है। गयो सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सूर्य, ध्यान देना, सूर्य का मतलब सूर्य। सियराई, ठंड के कारण कैसा हो चुका है, ठंडा, ठंड या ठंडा हो जाना। हिम, हिम मतलब सर्दी के, समीर यानी हवाएं। तई बर से विषम तीर, विषम मतलब भयंकर, तीर मतलब बाण, भयंकर बाण के समान लगते हैं। रही है गरम, गरम का मतलब गर्मी। भवन, भवन का मतलब होता है भवन। कौनन का मतलब होता है कोनों में, कहीं कोनों में जाकर छुप गई है, कौन, गर्मी। धूम, नैनन बहे, धूम मतलब धुआं, नैनन मतलब आंखों से, बहे मतलब बहता है, बहने पर भी लोग आगी, आगी मतलब आग पर यानी अलाप पर घिरे जा रहे हैं, मतलब ताप रहे हैं। ये मतलब हृदय, हृदय सो लगाई, लगा रहे हैं, ठीक है। सुलगाई, नेक यानी आग सुलगाकर। मानो भीत, भीत यानी डरा हुआ। जाना शीत, शीत यानी शरद ऋतु। ते पसारी, पसारी मतलब फैलाकर। पानी का मतलब होता है हाथ। छतिया यानी छाती की ओर। छा मतलब छा हो गया। राखियो, राखता है। पाउक, पाउक मतलब आग, छिपाई के, छुपाकर। और पाउक का मतलब पैर भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर कवि सेनापति ने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके शब्दार्थ जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हैं, आप अच्छे से उसकी व्याख्या कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। चलिए, कवि कहते हैं शरद ऋतु के आगमन पर जो मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है, जो मनोहारी रूप यहां देखने को मिलता है, वो मनोहारी रूप क्या है। शरद शीत को प्रबल सेनापति को चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूर्य सिहराई के। कवि सेनापति वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो मानवीय जीवन, मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनको किन किन प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसका चित्रण करके बताते हैं कि जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु की भयंकर प्रबल क्रोध में सेना भरी हुई, ध्यान से देना, शरद ऋतु की प्रबल सेना क्रोध में भरी हुई प्रकृति की ओर बढ़ने लगती है। अर्थात शरद ऋतु अपने पांव पसार रही है प्रकृति में, और शरद ऋतु की प्रबलता के कारण, शरद ऋतु की भयंकर प्रबलता के कारण आज निबल अनल गयो सूर्य सिहराई के, आज अग्नि भी अपनी गर्मी से निर्बल हो चुका है, यानी निशक्त हो चुका है, अग्नि विहीन हो चुका है, गर्महीन हो चुका है। अर्थात अब अग्नि में कोई बल नहीं रहा। और यही नहीं, सूर्य भी जो पहले गर्मी दिया करता था, आज भी वो क्या हो चुका है, ठंडा हो गया है। किसकी प्रबलता के कारण, शरद ऋतु की प्रबलता के कारण अग्नि निर्बल हो चुकी है और सूर्य ठंडा होकर कहीं जाकर छुप गया है। हिम की समीर तेई बरस विषम तीर, रही है गरम भवन कोनन में जाई के। शीत ऋतु के भयंकर हवाएं, देखो शीत ऋतु की हवाएं चलना मानो ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके कोई भयंकर तीर हो जो उनकी सेना द्वारा चलाए गए हो। यानी शीत ऋतु की प्रबलता से क्रोध में भरी हुई वह शीत ऋतु की हवाएं उन सेनापति की तरह बाण चला रही है, और शीत ऋतु की हवाएं भयंकर बाणों के समान मनुष्य को चुभ रही है। और इसी कारण गर्मी शीत ऋतु की प्रबलता के कारण किसी भवन के कोनों में जाकर दुबक कर बैठ गई है। कौन बैठ गई, गर्मी। किसकी प्रबलता के कारण, शरद ऋतु की प्रबलता के कारण भवन मतलब भवन के कोनों में जाकर बैठ गई है।
धूप नहीं बहे, लोग आगे पर गिरे रहे। और शरद ऋतु को भगाने के लिए, ठंड को भगाने के लिए, ठंड कम करने के लिए लोग अलाप ताप रहे हैं। अलाप तापते हुए उनके आंखों से जल बह रहा है, धुएं से उसका जल बह रहा है, क्योंकि जब धुआं आंखों में जाता है तो पानी आता ही आता है। तो धुएं के कारण आंखों से पानी बहने पर भी वह लोग आग और अलाप तलापने के लिए एक दूसरे पर घिरे जा रहे हैं। यानी सभी लोग अपने अपने शरीर की अग्नि को, अपने अपने शरीर की सर्दी को कम करने के लिए, आग की अग्नि को तापने के लिए, अलाप तापने के लिए उतावले हो रहे हैं। ही सो लगाई रही ने कि सुलगाई के, और ये मतलब हृदय, और उन आग तलाप कर, आग और सेक कर, अलाप सेक कर वो अपने हाथों को अपने शरीर से स्पर्श कर रहे हैं, ताकि कैसे भी हो, क्या हो, सर्द कम लगे, ठंड कम लगे। यहां तक कि देखो और बड़ी बात कह रही है, मानो भी तो जानी माहा सीतते पर सारी पानी, और भयंकर मानो ऐसा रूप देखकर मानो ऐसा लगता है कि लोग उस सर्दी के प्रताप से, प्रबलता से इतने डरे हुए हैं कि वो शरद ऋतु के इस महान प्रभाव से इतने भयभीत हुए हैं कि वो हाथ फैलाकर अपने पैरों को अपनी छाती से चिपका रहे हैं। देखो आ रहा नीचे कि कवि सेनापति कहते हैं कि लोगों की दशा को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह शीतल वायु के प्रकोप से, प्रबल शरद ऋतु के प्रबल प्रकोप से डरे और सहमे हुए हैं, और वो अपने हाथ फैलाकर अपनी छाती की और अपनी पैरों को लाकर शरद ऋतु कम करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वो हाथ फैलाकर छाती की और हाथ ला रहे हैं ताकि सर्द कम हो, और पाउग यानी पैर यानी आग को अपने हृदय में छुपाना चाहते हैं। वापस कर रहा हूं, इसका ध्यान से समझना। सेनापति कहते हैं कि शरद ऋतु की प्रबलता इतनी है कि वह अपने भयंकर कोप से भरी सेना शीत ऋतु के बाण चला रही है, और वह शीत ऋतु के बाण यानी शरद हवा के बाण व्यक्तियों के हृदय को चुभते हैं। और आज जो अग्नि पहले गर्म हवा दिया करती थी, गर्मी प्रदान करती थी, आज वह भी गर्म से निर्बल हो चुकी है, और सूर्य भी ठंडा होकर कहीं किसी दिशा में जाकर दुबक कर बैठ गया है। भयंकर सर्दी की हवाओं से आज मानो वह हवाएं नहीं होकर भयंकर शरद बाण हो जो लोगों के शरीर को चुभ रहे हैं। और जो गर्मी पहले लोगों को गर्मी प्रदान करती थी, आज वही गर्मी भवन के किसी कोने में जाकर दुबक कर बैठ गई हो। लोग शरद ऋतु की अत्यधिक प्रबलता के कारण आग तलाप रहे हैं, यानी आग का अलाप ले रहे हैं, आग सेक रहे हैं। भले ही उनके आग से उठने वाला हुआ धुआं उनकी आंखों में चले जाने से आंसू बह रहे हो, लेकिन फिर भी वो आग तलापने में कोई पीछे नहीं रहते। वह आग को हृदय के पास रखकर अपने हाथों से अपने सीने में बसाने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि उनके द्वारा किया गया यह प्रयास मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो अग्नि के सहारे अपने हाथों से अपने पैरों को खींचकर अपने छाती में उस अग्नि को छुपाना चाहते हैं, अर्थात अपने छाती तक पैर लगाकर सर्दी से बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये था प्यारो बच्चों दो कवित जो हमने पढ़े, महत्वपूर्ण है ऋतु वर्णन के अंतर्गत सेनापति की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसकी काव्य सौंदर्य की चर्चा करते हैं। चलिए, आप जब भी काव्य सौंदर्य लिखो या काव्यगत विशेषता लिखो तो बिंदुवार लिखा करो, यानी एक एक बिंदु लिखा करो, पैराग्राफ में नहीं लिखना। सबसे पहली बात ब्रज भाषा का प्रयोग, दूसरी बात कवित छंद का प्रयोग, तीसरी बात तत्सम शब्दों की प्रधानता,
चित्रात्मक व बिंबात्मक शैली का प्रयोग। पांचवी बात, गेय पद शैली। छठी बात, अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, अलंकार का प्रयोग। माधुर्य गुण का प्रयोग। ये 7 बिंदु हैं काव्य सौंदर्य के, आप लिखें। और इस प्रकार सेनापति का यह अध्याय भी पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे वो पाठ आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।